गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस गहरी छानबीन में स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आमतौर पर लोगों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज में सबसे कम समझा जाने वाला हिस्सा होता है। बिल्कुल सही कहा। आज हमारे पास जो रिसर्च मटेरियल्स और नोट्स हैं, उनका शीर्षक है द इसेंशियल फंक्शंस एंड वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। और हमारा आज का मिशन ये समझाना है कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ कागजी कार्यवाही या टैक्स बचाने का दस्तावेज नहीं है। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। एग्जैक्टली बल्कि ये रिस्क और इंश्योरेंस मैनेजमेंट का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। ये किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को एक ठोस आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि सोर्सेज जिस तरह से इसके मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करते हैं वो इस पूरी इंडस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल देता है। को देखना होगा। अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस को एक मॉर्बिड सब्जेक्ट मानकर इस पर बात करने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि मौत के बारे में कौन बात करे। सही बात है, ये एक टैबू जैसा बन गया है। बिल्कुल, लेकिन सोर्सेस का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये इंस्ट्रूमेंट दरअसल मौत के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी की कंटिन्यूटी के बारे में है जो पीछे छूट जाते हैं, यानी आश्रितों के लिए। हाँ, जब हम इसके मुख्य कार्यों की लिस्ट देखते हैं तो सबसे पहला और सबसे फाउंडेशनल पॉइंट जो उभर कर आता है वो यही है, आश्रितों के लिए आर्थिक सुरक्षा। और इसमें बहुत सी लेयर्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सही कहा आपने। और जब हम आश्रित हो या डिपेंडेंट्स की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल सोच तो बस यहीं तक सीमित रह जाती है कि पति पत्नी या बच्चे। ज्यादातर लोग वही तक सोचते हैं। पर आज के दौर में जहां लोग एक सैंडविच जनरेशन का हिस्सा है, वहां डिपेंडेंट्स का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। सैंडविच जनरेशन यानी जो अपने बच्चों और अपने बुजुर्ग माता पिता दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें बुजुर्ग माता पिता शामिल हैं जिनकी आयु बढ़ रही है और उनके मेडिकल खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें ऐसे सिबलिंग्स भी शामिल हो सकते हैं जो किसी स्पेशल नीड की वजह से कंप्लीटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि ये आर्थिक सहायता सिर्फ एक सिंपल बैंक ट्रांसफर की तरह नहीं होती। अच्छा, तो इसके मैकेनिक्स थोड़े अलग होते हैं? हाँ, इसके मैकेनिक्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक लमसम पे आउट के रूप में भी मिल सकता है, जहां एक बड़ा कॉर्पस एक साथ हैंडओवर कर दिया जाता है परिवार को। जो कि सुनने में तो काफी अच्छा लगता तो है, लेकिन कई बार परिवार के पास उस बड़े कॉर्पस को मैनेज या इन्वेस्ट करने की प्रॉपर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। एक सदमे के वक्त इतना बड़ा अमाउंट हैंडल करना आसान नहीं है। ये तो है, गलत फैसले लेने का रिस्क होता है। बिल्कुल, ऐसे में पॉलिसीज नियमित भुगतान या स्ट्रक्चर्ड पेआउट्स का ऑप्शन भी देती हैं। इसका फायदा ये होता है कि परिवार के रोजमर्रा के खर्चे जैसे हाउसिंग, यूटिलिटीज या बच्चों की एजुकेशन
बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं। तो एक तरह से एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम बनी रहती है। सही कहा। और ये उन्हें इन्फ्लेशन और मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लग रही है मुझे। एक बड़ा लमसम मिलना और उसे सही से इन्वेस्ट करके मंथली इनकम जनरेट करना सच में हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट नोट्स में काफी डिटेल में दिया गया है, जिसे इनकम रिप्लेसमेंट कहा गया है। इनकम रिप्लेसमेंट मतलब आय की भरपाई। ये बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि अगर घर का प्राइमरी अर्नर ना रहे तो सिर्फ उनकी सेविंग्स ही खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी जो फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी थी वो भी हमेशा के लिए जीरो हो जाती है। सही पकड़ा आपने। और उस गैप को फिल करना ही इनकम रिप्लेसमेंट है। ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली काफी डीप है। कैसे? थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे? जरूर। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक अप्रोच होती है जिसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपने आने वाले 30 या 40 सालों में कितना कमाएगा, उसकी सैलरी किस रेट से बढ़ेगी और उस दौरान इन्फ्लेशन क्या होगा। ओह, तो ये एक प्रॉपर प्रोजेक्शन होता है। बिल्कुल। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एक पॉलिसी डिजाइन की जाती है। और देखिए, एक सिंगल इनकम फैमिली के लिए ये और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वहां तो इनकम सोर्स ही एक है। एग्जैक्ट वे पॉइंट। अगर कमाने वाला ना रहे तो फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुरंत कोलैप्स होने का खतरा बन जाता है। बच्चों को शायद अपने एग्जिस्टिंग प्राइवेट स्कूल से निकालकर सस्ते ऑप्शंस में डालना पड़ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा इमोशनल और सोशल झटका होता है किसी भी फैमिली के लिए। लाइफ इंश्योरेंस इज प्योर इकोनॉमिक फुटप्रिंट को रिप्लेस करता है, ताकि उस फैमिली को अपनी लाइफस्टाइल में कोई ड्रास्टिक डाउनग्रेड ना करना पड़े। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि देखिए, जब लोग अपने मंथली बजट और फ्यूचर एक्सपेंसेस को प्लान करते हैं तो वो एजुकेशन और लाइफस्टाइल पर तो बड़ा हैवी फोकस करते हैं। हाँ, वो सारी प्लानिंग स्प्रेडशीट पर अच्छी लगती है, लेकिन वो अक्सर लायबिलिटीज और डेट को अपने माइंड स्पेस से बाहर ही कर देते हैं। और हमारे जो सोर्सेज हैं आज के, वो साफ बताते हैं कि कर्ज की अदायगी यानी डेट रीपेमेंट लाइफ इंश्योरेंस का एक और बेहद महत्वपूर्ण फंक्शन है। ये समझना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में लोग जिस तरह से फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं वो ज्यादातर लिवरेज पर बेस्ड होते हैं, मतलब लोन्स पर। हाँ, घर एक हेवी मॉर्गेज पर लिया जाता है, गाड़ियों के बड़े लोन्स होते हैं, एजुकेशन लोन्स भी चल रहे होते हैं, और बैंक्स इस बात से कोई हमदर्दी नहीं रखते कि बोरोवर के साथ अचानक क्या ट्रेजेडी हुई है। ये पॉइंट आर्थिक रियलिटी का सबसे हार्श हिस्सा मुझे लगता है। लेंडर्स और बैंक्स को तो बस अपने कोलैटरल से मतलब होता है ना। उन्हें अपना पैसा चाहिए होता है। अगर ईएमआई आनी बंद हो जाए तो बैंक ज्यादा इंतजार नहीं करते, वो तुरंत फोरक्लोजर प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और उस स्थिति में तो एक फायर सेल जैसी नौबत आ जाती होगी। एकदम। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू सच में काफी अच्छी खासी है, लेकिन अगर फैमिली को बैंक का लोन क्लियर करने के लिए उसे अनान फानन में बेचना ही पड़े तो वो डिस्ट्रेस सेल में बहुत कम दाम पर निकल जाएगी, क्योंकि खरीदार को पता होता है कि इनकी मजबूरी है। सही पकड़ा। परिवार ना सिर्फ उस प्राइम प्रॉपर्टी को खोता है, बल्कि उस पर जो इक्विटी उन्होंने सालों में बिल्ड की थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन का एक सीधा केस हो गया। वहीं पर लाइफ इंश्योरेंस इन आउटस्टैंडिंग डेट्स को इंस्टेंटली वाइप आउट करने के लिए एक परफेक्ट टूल की तरह बिहेव करता है। पॉलिसी से आने वाला पैसा मॉर्गेज क्लियर करता है और वो घर बिना किसी इनकम्बरेंस के फैमिली के नाम पर सेफ हो जाता है। ये सच में डायरेक्टली वेल्थ डिस्ट्रक्शन को रोकने का मैकेनिज्म है। और देखिए, डेट तो एक मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम हो गई जो सालों चलेगी, पर नोट्स एक और माइक्रो लेकिन बिल्कुल इमीडिएट इशू की तरफ इशारा करते हैं। आप अंतिम खर्चों की बात कर रहे हैं। हाँ, अंतिम संस्कार और आखिरी खर्चे। एक किसी भी ट्रेजेडी के तुरंत बाद जैसे मेडिकल बिल्स आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे जो उन आखिरी दिनों में हुए हों, और फिर अंतिम संस्कार का खर्चा। इनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भले ही किसी मॉर्गेज या बड़े लोन जितना बड़ा ना हो, लेकिन इनका टाइमिंग सबसे खराब होता है। एग्जैक्ट, वही मैं सोच रहा था। टाइमिंग यहाँ सबसे बड़ा पेन पॉइंट बन जाती है, क्योंकि किसी ट्रेजेडी के तुरंत बाद अक्सर बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं या फिर उन्हें एक्सेस करने में लीगल हर्डल्स आ सकती हैं जब तक सक्सेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे डेथ सर्टिफिकेट क्लियर ना हो। और उस प्रोसेसिंग में तो हफ्तों लग जाते हैं। बिल्कुल, हफ्तों लग जाते हैं। तो ऐसे वक्त में फैमिली के पास कैश या जीरो लिक्विडिटी हो सकती है। इन आखिरी खर्चों का बोझ
एक तो पहले ही इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, उसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस कैसे मदद करता है इस इमीडिएट टर्म में? लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स आमतौर पर प्रोबेट प्रोसेस के बाहर होते हैं, मतलब लीगली इसको बाईपास करते हैं, इसलिए ये पैसा काफी तेजी से बेनिफिशियरी को मिल जाता है क्लेम फाइल करते ही। ओह, तो इससे फैमिली को अपने रिलेटिव से उधार लेने या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। सही बात है, जो उस सेंसिटिव टाइम में सच में एक बहुत बड़ा रिलीफ है किसी भी परिवार के लिए। इस इमीडिएट लिक्विडिटी वाली बात से मुझे सोर्सेज के उस हिस्से की अब याद आ रही है जो आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस की इन रेगुलर डिस्कशंस में थोड़ा मिस हो जाता है। वो है एस्टेट प्लानिंग और इनहेरिटेंस की बात। हाँ, ये एक हायर लेवल कॉन्सेप्ट है जो नोट्स में कवर्ड है। क्योंकि जनरली हमारा जो परसेप्शन होता है वो यही होता है कि एस्टेट प्लानिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्ट्रा रिच हैं या बिलियनियर्स हैं, जिनकी पुश्तैनी की प्रॉपर्टी है। पर सोर्सेज इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं। किसी भी व्यक्ति जिसके पास रियल एस्टेट है या किसी प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस के शेयर्स जैसे इलिक्विड एसेट्स हैं, उसके लिए ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट हो जाता है। तो ये एस्टेट प्लानिंग और वेल्थ ट्रांसफर के मैकेनिक्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? लोग पूरी जिंदगी लगाकर एसेट्स तो बिल्ड कर लेते हैं। हाँ, लोग मेहनत से एसेट्स बिल्ड करते हैं जिसमें जमीन होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं या शायद बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जब ये एसेट्स अगली जनरेशन यानी एयर्स को ट्रांसफर होते हैं तो कई बार उन पर हेवी एस्टेट टैक्सेस लगते हैं। हालांकि हर देश के रूल्स अलग हैं। टैक्सेस का इश्यू तो हर जगह है। प्रॉब्लम यहाँ टोटल नेटवर्थ की नहीं होती, प्रॉब्लम फिर से वही आती है लिक्विडिटी की, नकदी की। एक एस्टेट एसेट रिच तो हो सकता है लेकिन कैश पुअर भी तो हो सकता है। मतलब जमीन पड़ी है पर बैंक में कैश नहीं है। एग्जैक्ट यही। और टैक्स अथॉरिटीज को तो अपना टैक्स कैश में चाहिए होता है, प्रॉपर्टी के एक छोटे हिस्से के रूप में नहीं। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल इश्यू है। बहुत बड़ा। अगर उस एस्टेट में नकदी नहीं है तो उत्तराधिकारियों को मजबूरन अपने विरासत में मिले प्राइम एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ता है, और वो भी ऐसी टाइमिंग पर जो मार्केट साइकिल के हिसाब से उनके फेवर में ना हो। तो एसेंशियली हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर एक ब्रिज या एक लिक्विडिटी बफर का काम कर रहा है। ये इंस्टेंटली कैश जनरेट करता है जिससे सारे टैक्सेस पे किए जा सकें और मेन एसेट्स बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के अगली जनरेशन तक पास ऑन हो सकें। सही समझे आप। ये वेल्थ प्रिजर्वेशन की सच में एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। लेकिन देखिए, नोट्स इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ फैमिली एस्टेट्स तक लिमिट नहीं रखते। उन्होंने इसका एक बिजनेस एंगल भी दिया है, व्यापार की निरंतरता या बिजनेस कंटिन्यूटी। हाँ, ये पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस का सबसे अंडर यूटिलाइज्ड और मैं कहूँगी सबसे पावरफुल यूज केस है। इसको मुख्य रूप से दो अलग एंगल से समझा जा सकता है। पहला एंगल है बाय सेल अग्रीमेंट्स का। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे, हमारे सोर्सेज इसको काफी डेप्थ में डिस्कस करते हैं। चलिए इसे एक बिजनेस सिनेरियो बनाकर समझते हैं। मान लीजिए कि दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलकर एक सक्सेसफुल टेक स्टार्टअप या कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म बनाई है। दोनों 50-50 के मालिक हैं। ओके, दो पार्टनर्स बराबर हिस्सा। अब अचानक अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो प्योरली लीगली देखा जाए तो उसके जो बिजनेस शेयर्स थे वो उसके एयर्स या उसकी फैमिली के पास चले जाते हैं। जो कि ठीक भी लगता है। लीगली ठीक है, लेकिन सर्वाइविंग पार्टनर के लिए सोचकर देखिए, ये एक नाइटमेयर सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अब उसे अपना आगे का पूरा बिजनेस ऐसे लोगों के साथ कंट्रोल करना पड़ेगा जिन्हें शायद उस बिजनेस का जीरो नॉलेज हो। ओह, आई सी। और वोटिंग राइट्स भी शेयर करने पड़ेंगे उन्हीं के साथ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ से देखिए, जो उस डिसीज्ड पार्टनर की फैमिली है, उन्हें शेयर्स रखकर क्या करना है? उन्हें तो कैश चाहिए ना अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और सर्वाइविंग पार्टनर के पास उस वक्त इतना रेडी कैश थोड़ी ना होगा कि वो तुरंत उन शेयर्स को उनकी फेयर मार्केट वैल्यू पर फैमिली से खरीद सके। कंपनी की वैल्यू तो पेपर पे होती है। करप्ट कर सकता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग रुक जाएगी। तो इस डेडलॉक को तोड़ने में लाइफ इंश्योरेंस कैसे काम आएगा? एग्जैक्ट। यही डेडलॉक तोड़ने के लिए इन लाइफ पॉलिसीज को बाय सेल अग्रीमेंट के साथ टैग किया जाता है। होता यह है कि कंपनी या पार्टनर्स आपस में एक दूसरे की लाइफ पर पॉलिसी लेते हैं। ओके, पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। हाँ, तो जब ट्रेजेडी होती है पॉलिसी का पे आउट सीधा सर्वाइविंग पार्टनर या उस कंपनी को मिलता है टैक्स फ्री। उस रेडी कैश का यूज करके वो पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर की फैमिली से
उनके शेयर्स आराम से खरीद लेता है। वाओ, ये तो एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन बन गई। है ना? फैमिली को उनकी फेयर वैल्यू नकदी में मिल जाती है अपना फ्यूचर देखने के लिए, और दूसरी तरफ सर्वाइविंग पार्टनर को बिजनेस का 100% कंट्रोल मिल जाता है बिना बिजनेस को रोके। ये कमाल का रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। आपने कहा इसके 2 एंगल्स हैं, दूसरा क्या है? दूसरा एंगल है की पर्सन इंश्योरेंस। देखिए, हर एक कंपनी में कुछ ऐसे क्रूशियल लोग होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस एक्चुअली परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कोई स्टार सेल्समैन हो गया या कोई टॉप कोडर, या फिर शायद सीईओ खुद, जिसके कनेक्शंस और स्किल्स पर फर्म चल रही है। अगर वो अचानक ना रहें तो फर्म के रेवेन्यूज बिल्कुल क्रैश हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स पैनिक में आ सकते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो ऐसे में की पर्सन इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करता है। सही कहा। वो पॉलिसी उस सडन फाइनेंशियल लॉस को एब्जॉर्ब करने और एक नए क्वालिफाइड टैलेंट को ढूंढने और उस ट्रांजिशन पीरियड को प्रॉपर्ली फंड करने का काम करती है। ये वाकई एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सेट करता है। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक किसी घर को उजड़ने से नहीं बचा रहा, बल्कि यहाँ तो वो एक पूरी सप्लाई चेन, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज की जॉब्स को और उस बिजनेस के इन्वेस्टर्स की इक्विटी को कोलैप्स होने से बचा रहा है। बिल्कुल, इसका दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए, यहाँ तक हमने जितनी भी बातें की, चाहे वो फैमिली हो या बिजनेस, वो इस एक सिंगल अजम्पशन पर बेस थी कि पॉलिसी होल्डर की एक्चुअली मृत्यु हो चुकी है। हाँ, ट्रेडिशनल डेफिनेशन यही कहती है। लेकिन इस डीप डाइव को आगे बढ़ाते हुए जब हम लिविंग बेनिफिट्स वाले सेक्शन पर आते हैं तो ये नोट्स दिखाते हैं कि पैराडाइम पूरा शिफ्ट हो जाता है। कुछ पॉलिसीज तो जीवन काल में भी इमेंस फाइनेंशियल यूटिलिटी ऑफर करती है ना। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए काफी बड़ा आई ओपनर होगा जो लाइफ इंश्योरेंस को सिर्फ एक संक कॉस्ट मानते हैं कि बस प्रीमियम दो और भूल जाओ। सही बात है, ज्यादातर लोग इसे एक लॉस मेकिंग एक्सपेंस ही मानते हैं जब तक ट्रेजेडी ना हो। लेकिन ये समझना होगा कि सभी पॉलिसीज प्योर टर्म इंश्योरेंस नहीं होती, जहां आपका पूरा प्रीमियम सिर्फ मौत के रिस्क को कवर करने के लिए जाता है। मार्केट में कैश वैल्यू पॉलिसीज या परमानेंट लाइफ पॉलिसीज भी होती हैं जिनका मैकेनिक्स कंप्लीटली अलग है। तो इस कैश वैल्यू मैकेनिज्म में होता क्या है बेसिकली? इसमें जो प्रीमियम पे किया जाता है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा मोर्टेलिटी चार्जेस के लिए जाता है, यानी डेथ बेनिफिट के लिए, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो एक अंडरलाइंग कैश वैल्यू अकाउंट में एक्यूमुलेट होता रहता है। ओके, एक तरह का बिल्ट इन सेविंग्स अकाउंट। बिल्कुल, एक पैरेलल सेविंग्स बकेट। और ये अकाउंट टैक्स एडवांटेज्ड ग्रोथ देखता है। समय के साथ जैसे जैसे साल बीतते हैं ये कैश वैल्यू ग्रो करके एक सब्सटैंशियल कॉर्पस बन जाती है जिसे पॉलिसी होल्डर अपने ही जीवन काल में एक्सेस कर सकता है। तो इस कैश वैल्यू को लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में डिप्लॉय कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर कोई अब अपने रिटायरमेंट के पास पहुंच गया है, तो क्या वो इस एक्यूमुलेटेड पैसे को अपनी प्राइमरी रिटायरमेंट इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कई लोग अपने आखिरी सालों में जब उनकी इनकम बंद हो जाती है, इस पॉलिसी की कैश वैल्यू के अगेंस्ट एक लो इंटरेस्ट लोन ले सकते हैं या फिर डिविडेंड्स को सीधे कैश के रूप में रिसीव कर सकते हैं, ताकि उनकी रिटायरमेंट आय थोड़ी बढ़ सके और आराम से चल सके। एग्जैक्टली। लेकिन इसका एक और क्रिटिकल यूज केस जो इन सोर्सेज ने काफी डेप्थ में हाईलाइट किया है वो है लॉन्ग टर्म केयर और क्रिटिकल इलनेस को कवर करना। ये तो आजकल एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, ओल्ड एज में मेडिकल खर्चे। देखिए, ओल्ड एज में मेडिकल टेक्नोलॉजी के इस लेवल तक एडवांस होने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो डेफिनेटली बढ़ गई है, लोग ज्यादा जी रहे हैं लेकिन उन्हें लंबे समय तक देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जैसे इन होम नर्सिंग हो गया या असिस्टेड लिविंग केयर। हाँ, और उनके खर्चे एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं आजकल, आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसलिए कुछ मॉडर्न पॉलिसीज में अब राइडर्स आने लगे हैं। ये राइडर्स पॉलिसी होल्डर को अपनी ही पॉलिसी का डेथ बेनिफिट का एक बड़ा हिस्सा एडवांस में ड्रॉ करने की परमिशन देते हैं। ओह, तो उन्हें मौत का इंतजार नहीं करना पड़ता क्लेम के लिए। सही कहा। अगर उन्हें कोई टर्मिनल इलनेस या सिवियर क्रॉनिक कंडीशन डायग्नोज हो जाए तो वो जिंदा रहते हुए उस पैसे को अपने इलाज पर खर्च कर सकते हैं। ये आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी लाइफ सेविंग फीचर है। तो इसका बेसिक आइडिया ये निकल कर आता है कि पॉलिसी होल्डर अपनी बीमारी का जो लंबा आर्थिक बोझ है वो अपने बच्चों पर डालने के बजाय अपनी ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से उसे कंफर्टेबली फंड कर सकता है। ये अपने बुढ़ापे में इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का सच में एक मजबूत तरीका है।
एकदम सही एनालिसिस है आपका। अब इन सारी कॉम्प्लेक्स थियरीज और इन मैकेनिक्स को एकदम ग्राउंड रियलिटी में समझने के लिए नोट्स में आखिर में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी दी गई है। राजेश और प्रिया की कहानी ये सच में सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देती है। हाँ, तो आइए इसे मिलकर डाइसेक्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि राजेश एक मिड-30s प्रोफेशनल है जो एक बड़ी एमएनसी में हाई पेइंग जॉब कर रहा है। उसका पैकेज अच्छा है, लेकिन वो अपने फैमिली का सिंगल प्राइमरी ब्रेड विनर है। और उसकी पत्नी प्रिया एक होममेकर है और उनके 2 छोटे बच्चे हैं जो अभी शायद प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये प्रोफाइल दरअसल आज के एक टिपिकल अर्बन अपर मिडिल क्लास डेमोग्राफिक को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। सही का, उसके पास आज एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम जरूर है, लेकिन उसी इनकम पर उसके आगे आने वाले अगले 20-25 साल के फाइनेंशियल गोल्स टिके हुए हैं, जिसमें एक काफी सिग्निफिकेंट होम लोन की ईएमआई शामिल होगी। दोनों बच्चों की आगे चलकर हायर एजुकेशन का वो जो एक बड़ा प्रोजेक्टेड खर्चा आने वाला है वो है। और इस सब के साथ राजेश और प्रिया का अपना भी तो एक रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने का फेज अभी चल ही रहा है। करेक्ट। राजेश इस आर्थिक वल्नरेबिलिटी को ठीक से पहचानता है कि अगर कल मेरी जॉब ना रहे या मैं ही ना रहूं तो क्या होगा। और इसलिए राजेश क्या करता है कि वह ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करके एक ऐसी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेता है जिसका डेथ बेनिफिट उसकी करंट एनुअल इनकम का कम से कम 15 से 20 गुना हो। 15 से 20 गुना, ये एक अच्छा रूल ऑफ थंब है। और साथ ही वो आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज को भी इसमें कवर कर लेता है कि भाई लोन का पैसा अलग से सिक्योर्ड रहे। बिल्कुल। यहाँ पर उसने कैलकुलेशन सिर्फ आज के खर्चों पर नहीं किया। राजेश ने इन्फ्लेशन, फ्यूचर में आने वाले बढ़े हुए माइलस्टोन्स सबको क्लियरली फैक्टर इन किया। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हमने प्लानिंग देख ली, लेकिन मान लीजिए अगर कोई वो एक एडवर्स इवेंट सच में हो जाता है और राजेश की अचानक किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जो कि सबसे ड्रेडेड सिनेरियो है किसी भी फैमिली के लिए। तो अगले ही दिन से उस हाउस होल्ड का रेवेन्यू, आने वाला पैसा तो टोटली जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि राजेश ने ये रोबस्ट पॉलिसी सेटअप कर रखी थी, अब सिस्टम वहां पर कैसे रिएक्ट करेगा? वहीं पे इंश्योरेंस अपना फंक्शन दिखाएगा। सिस्टम एसेंशियली एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह रिएक्ट करेगा। वहां पे पे आउट मिलते ही, बैंक अकाउंट्स में पैसा आते ही सबसे पहला जो ट्रिगर होगा वो डेट रीपेमेंट का होगा, मॉर्गेज क्लियर करने का। हाँ, प्रिया उस पे आउट का एक हिस्सा सीधा यूज करके वो बचा हुआ घर का होम लोन पूरा क्लियर कर देगी। इससे उस घर पर से जो बैंक की फोक्लोजर का खतरा था वो पहले दिन ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक फिक्स बड़ा एक्सपेंस जीरो हो गया। ब्रीफ टेंशन दूर हो गई। फिर बच्चों की पढ़ाई का क्या? उसके बाद पे आउट का एक और अलग हिस्सा बच्चों की उस हायर एजुकेशन के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल में या किसी ट्रस्ट में उनके नाम से पार्क कर दिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि उनकी जो पढ़ाई की ट्रेजेक्ट्री थी, प्राइवेट स्कूल्स और आगे का कॉलेज, उसमें कोई आर्थिक रुकावट नहीं आएगी। और जो सब के बाद प्राइमरी कॉर्पस बच गया, उसका जो बचा हुआ पैसा होगा उसे प्रिया किसी सेफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकती है। वहां से उसे एक ऐसी नियमित मासिक आय जनरेट होती रहेगी जो ठीक राजेश की उस पुरानी जॉब वाली मंथली सैलरी को मिमिक करेगी। वाह, इस पूरे सीक्वेंस में जो चीज मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रही है जी, वो ये है कि प्रिया को इतने इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा के बीच कम से कम उसे फाइनेंशियल सर्वाइवल मोड में नहीं धकेला गया। नहीं, उसे अचानक से ढूंढ ढूंढ कर कोई ऐसी जॉब नहीं करनी पड़ी जिसके लिए शायद वो इतने सालों बाद प्रोफेशनली अपडेटेड ही ना हो। परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रिजर्व रहा। ये प्रिजर्व होना ही सबसे बड़ी बात है। और यही एग्जाम्पल दरअसल नोट्स के आखिरी और मैं कहूंगी शायद सबसे प्रोफाउंड, सबसे गहरे फंक्शन की तरफ ले जाता है हमें। 7 अलग अलग आर्थिक और टेक्निकल फंक्शन समझाने के बाद सोर्सेज 8वें फंक्शन के तौर पर एक प्योरली साइकोलॉजिकल बेनिफिट को सामने रखते हैं। मानसिक शांति की बात कर रही हैं आप? पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल। मानसिक शांति एक ऐसा इंटैंजिबल एसेट है जिसे मापना मुश्किल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड वैल्यू उस पैसे से भी ज्यादा है। देखिए, इंश्योरेंस को लोग अक्सर कंडीशनल मानते हैं कि भाई एक ट्रेजेडी जैसा इवेंट होगा तभी तो पैसा और बेनिफिट मिलेगा ना। हाँ, वही तो बेसिक डेफिनेशन है उसकी। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। ये जो एक साइकोलॉजिकल डिविडेंड है ना, ये एक्चुअली आपको पॉलिसी साइन करने के पहले ही दिन से मिलना शुरू हो जाता है
बिना मृत्यु हुए। कैसे? ये पॉइंट समझना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी लेने पर साइन करता है और उसे कंफर्मेशन मिल जाती है कि उसके डिपेंडेंट्स की माइक्रो और मैक्रो दोनों फाइनेंशियल नीड्स अब लॉक इन हो चुकी हैं, सेफ है, तो उसके दिमाग का करंट स्ट्रेस लेवल ड्रास्टिकली नीचे चला जाता है। ये शांति सिर्फ भविष्य की मौत की चिंता को दूर नहीं करती, बल्कि और क्या करती है? बल्कि ये उसे प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में अपने बाकी आर्थिक फैसलों में बोल्डर या नीडर डिसीजंस लेने की आज़ादी देती है। जब पता हो कि डाउनसाइड टोटली प्रोटेक्टेड है, तभी तो इंसान अपने करियर में बड़े रिस्क ले सकता है या किसी नए बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने का कॉन्फिडेंस जुटा सकता है। ये सच में इस पूरे टॉपिक को देखने का एक पैराडाइम शिफ्ट है। तो अगर आज की इस गहरी छानबीन को हम समराइज करें तो हमने पाया कि लाइफ इंश्योरेंस का रोल सिर्फ और सिर्फ मृत्यु होने के उस इवेंट पर ठहर नहीं जाता। ये अनडिपेंडेंट्स की प्रोटेक्शन से लेकर इनकम रिप्लेसमेंट का एंकर है। ये घर के डेट्स को, उन मॉर्गेजेस को हमेशा के लिए वाइप आउट करने और उन आखिरी खर्चों के बोझ को इंस्टेंटली हटाने का एक पावरफुल इमीडिएट टूल है। और इसके आगे जाकर हमने एस्टेट टैक्सेस से जुड़ी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स देखी और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में जो यूज होता है बाय सेल एग्रीमेंट्स और की पर्सन रिस्क्स, उनके बारे में डीप डाइव किया। और आखिर में उन स्पेशल कैश वैल्यू पॉलिसीज के जरिए लिविंग बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म केयर तक की प्रैक्टिकल यूटिलिटी को भी हमने टच किया। और जैसा आपने कहा, इस सबका जो एक एग्रीगेट रिजल्ट बनता है वो है अनशेकेबल पीस ऑफ माइंड। इस पूरे विश्लेषण को समझने का सुनने वालों के लिए जो सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन है वो यही है कि लाइफ इंश्योरेंस उन अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट और अनप्रिडिक्टेबल रिस्क्स को एक ठोस, कॉन्क्रीट और मैथमेटिकल फाइनेंशियल प्लान में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसको इस नजरिए से देखना होगा, ये सिर्फ कुछ खो देने के डर से लिया गया एक साधारण डिफेंसिव मेजर भर नहीं है। ये एक्चुअली वेल्थ प्रोटेक्शन की एक हाईली स्ट्रेटेजिक और मैं कहूंगी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है। सही कहा, ऑफेंसिव और प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है अपनी वेल्थ और फैमिली को गार्ड करने की। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जैसा कि हमारे नोट्स ने हाईलाइट भी किया है, कि इसकी यूटिलिटी ना एक व्यक्ति के लाइफ साइकिल के साथ लगातार बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती। जैसे जब उम्र 30 की होती है तो ये आय की भरपाई के लिए ज्यादा काम आती है, राइट? बिल्कुल। 30 की उम्र में इनकम रिप्लेसमेंट, फिर 40-50 के आसपास ये आपके बड़े हुए बिजनेस और वेंचर्स को प्रोटेक्ट करता है, और आगे चलकर रिटायरमेंट के वक्त ये एस्टेट प्लानिंग का एक लिक्विड एसेट बन जाता है। लाइफ स्टेजेस के हिसाब से इवॉल्व हो रहा है। एग्जैक्ट पॉइंट। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसको अपनी आर्थिक योजना में एक बार फाइल में लगाकर भूल जाने वाले एक रिजिड, एक जिद्दी दस्तावेज मानने के बजाय इसे एक जीवन भर का बदलता आर्थिक साथी नहीं मानना चाहिए, एक ऐसा कंपेनियन जो ठीक आपके हर नए लाइफ स्टेज के उस नए रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता हो। ये वाकई एक बड़ा गहरा विचार है जिसे इन सोर्सेज ने एक नए और चैलेंजिंग ढंग से पेश किया है। एक डायनामिक लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल कंपेनियन बनने का जो ये एंगल है ना, ये इस पूरे फाइनेंस फ्रेमवर्क को और भी रेलेवेंट और आसान बना देता है। इस स्पेसिफिक विचार पर ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। खैर, उम्मीद है कि आज का ये विस्तृत विश्लेषण हर उस दिमाग की खिड़कियां जरूर खोल देगा जो अब तक रिस्क और इन आर्थिक सुरक्षा के टूल्स को सिर्फ ऊपरी या सरफेस लेवल पर दिखता आया है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और जिंदगी से जुड़े गहराई वाले विषयों की इस गहरी छानबीन के साथ हम आगे भी मिलेंगे। तब तक के लिए आगे की सोचते रहिए और अपने फाउंडेशन को हमेशा स्ट्रांग रखिए।